Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to start chapter number 5 का पार्ट सेकंड। ओके, पार्ट 1 के अंदर हम बेसिकली कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल 1 to 4। यहाँ पे देख सकते हो फ्लो चार्ट के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं हम। लाइक इंडिया एज अ भारत इसको प्रोनाउंस किया जाने लगा। ठीक है, इंडियन क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, ना इधर मतलब ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसे कि यूएस के अंदर है। और जो इंडियन जो टेरिटरी है, जो इसकी जो वाइडर टर्म है, इसके अंदर में क्या क्या आता है। ठीक है, स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरी आती है, और जो भी टेरिटरीज जो इंडिया के द्वारा कभी एक्वायर की गई हो। अभी आर्टिकल 2 के अंदर देखे जाए तो यहाँ पे बात की गई है कि जो भी बाहर की जितनी भी टेरिटरी है, इंडिया किसी भी टाइम पे अगर खुद के अंदर मिलाना चाहे तो बिल्कुल मिला सकता है अंडर आर्टिकल 2। ओके, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और आर्टिकल 3 के अंदर यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इंडियन बाउंड्री के अंदर, ठीक है, इंडियन बाउंड्री के अंदर किसी भी नई स्टेट को बनाना या फिर उसको सेपरेट करना या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के या एक से ज़्यादा स्टेट को मिला के कोई नई स्टेट को इस्टेब्लिश करना या उसका एरिया को इंक्रीज़ करना, उसके एरिया को डिक्रीज़ कर देना, बाउंड्रीज़ को अल्टर कर देना, उसके नाम को चेंज कर देना, ये सब अंडर आर्टिकल 3 है। और आर्टिकल 4 के अंदर क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के जो पावर दी गई है वो है ना, मतलब उनको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, बाय सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आएंगे और उसके बाद में उसको नॉर्मल मेजोरिटी से क्या है ना पास करवा लिया जाएगा, ना इधर मतलब ना कि उसमें आर्टिकल 368 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बाहर की टेरिटरी अगर हम इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे देश को सौंपते हैं या उसका कोई पार्ट्स उसको सौंपते हैं, तब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसकी, आर्टिकल 368 की। इसके अंदर अमेंडमेंट के बिना हम वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 की थी, उसमें क्या प्रावधान लिए गए थे, उसमें क्या बोला गया था कि इंडिया को दो सेपरेट डोमिनियंस के अंदर बांटा जाएगा, लाइक इंडिया और पाकिस्तान। और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो इंडिया को ज्वाइन करे, या पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, 552 में से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था और तीन जो स्टेट्स थी उन्होंने मना कर दिया। तो कौन कौन सी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद को बाई पुलिस एक्शन से मिलाया गया था और जूनागढ़ को वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया था जहाँ पे लोगों ने इंडिया को चूज़ किया, तो फिर उसको इंडिया में मिला दिया गया। और रही बात किसकी, कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान की फोर्सेस थी, ठीक है, आज़ाद पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस थी उन्होंने कश्मीर पे अटैक कर दिया था और उसको ज़बरदस्ती अपने हिस्से के अंदर अपने अंदर मिलाने की ट्राई की थी, जिसकी वजह से फिर जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने कश्मीर को इंडिया के अंदर मिलाने की बात कही और उसके बाद कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया था। अभी बात करते हैं उसके बाद में जितनी भी एक कमीशंस आई थी, ठीक है, उनके बारे में। 3 कमीशन रही थी, धार कमीशन, जेवीपी कमीशन और फैजल अली कमीशन। इनका गठन क्यों हुआ था, क्या इनकी रिपोर्ट्स रही और उसके बाद क्या डिसीजन लिए गए, इनके बारे में अभी पढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं धार कमीशन की। और यहाँ पे क्या कहा गया था ना धार कमीशन में कि देखो, जब हमारा संविधान बन रहा था, ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो चला रही थी कौन, मोस्टली कांग्रेस, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि भारत आज़ाद होने के बाद डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये आवाज़ उठने लगी थी कि जो उनकी स्टेट है उसको अलग किया जाए, किसके बेसिस पे, उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर के बेस पे। लोग डिमांड कर रहे थे, जैसे कि कोई तमिल बोलने वाले लोग चाहते थे कि उनकी जो स्टेट है उनके जो लोग हैं वो सारे तमिल बोलने वाले हों, है ना। और डिफरेंट लैंग्वेज के मुद्दे अपने उठने लग गए थे। सब चाहते थे कि वहाँ पे होमोजेनिटी बनी रहे, सब मतलब अपने लैंग्वेज के बेस पे अपनी स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे। तो उस टाइम पे ये डिमांड बढ़ती गई और जून 1948 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन का गठन किया, ठीक है, जो कि देखेगी
कि ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, मतलब लैंग्वेज के बेस पे हम किसी स्टेट को डिवाइड या फिर उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या। और पहली ऐसी जो कमीशन रही थी वो थी एस के धार की कमीशन, ठीक है। ये एस के धार इसके चेयरमैन थे। कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट है ना वो कब सबमिट की, दिसंबर 1948 में। और इन्होंने रिकमेंड किया कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना लिंग्विस्टिक बेसिस पे बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम भाषा के बेस पे कि भाई बोली जाने वाली जो भाषा है उसके बेस पे किसी स्टेट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेदर देन हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे उसको डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं, उसको रीऑर्गेनाइज ज़रूर कर सकते हैं, ताकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजीली और बिल्कुल अच्छे से चल सके। अब इसके बाद से है ना लोगों के बीच में फिर से रोष पैदा हो गया कि लोग मान नहीं रहे थे, उनको चाहिए था कि हमारी ऐसी प्रोविंस होनी चाहिए, हमारी जो स्टेट है वो भाषा के बेस पे ही होनी चाहिए। फिर कांग्रेस ने एक नई कमीशन का गठन किया दिसंबर 1948 में कि इसको फिर से आप एग्जामिन करो कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। अब जो इस कमीशन में कौन कौन थे शामिल, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब इसको जेवीपी क्यों बोलते हैं ना, देखो जे से बन गया जवाहरलाल नेहरू, वी से बन गया वल्लभ भाई पटेल और पी से बन गया पट्टाभी सीतारमैया, है ना। इस वजह से इसको जेवीपी कमेटी बोला जाता है। इसने जो अपनी रिपोर्ट है अप्रैल 1929 के अंदर सबमिट की और इसने भी आते ही ये रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पे हमको स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। हाउएवर इन अक्टूबर 1953 में, ठीक है, गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर हो गया था कि उन्होंने अपनी जो पहली स्टेट है आंध्र स्टेट, उसको पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया गया था, किसको, आंध्र प्रदेश को। इसको क्रिएट किया गया था बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। अभी जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे ना उनको सेपरेट कर दिया गया था मद्रास स्टेट से और आंध्र स्टेट बना दी गई, ठीक है ना। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पोट्टी श्रीमल्लू, ठीक है, ये पहले ये कांग्रेस के लीडर थे और मोस्टली कहा जाता है कि ये गांधी जी के भी काफ़ी बड़े समर्थक रहे हैं, गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इस वजह से ये बैठ गए थे किस पे, भूख हड़ताल पे, कि भाई आपको ऐसी स्टेट का गठन करना पड़ेगा जो क्या है ना, जो लैंग्वेज के बेस पे हो, ताकि हम जो इंडिया का जो कल्चर है या फिर जो हमारी एक पार्टिकुलर स्टेट की जो लैंग्वेज है उसको बचा के रख सके। तो इस वजह से ये स्ट्राइक पे थे और इनकी 56 दिन के बाद में भूख हड़ताल पे जो है ना इनकी डेथ हो गई थी। और उस प्रेशर में आके पहली आंध्र स्टेट का गठन करना पड़ा। फिर उसके बाद में एक और नई कमीशन आती है, फैजल अली कमीशन, उसको गठन किया गया। आंध्र स्टेट को जब क्रिएट किया गया था, आंध्र स्टेट को बनाया गया था, तो उसके बाद में है ना पूरे देश के अंदर अलग अलग रीजन से ऐसी डिमांड होने लगी कि हमारी भी लैंग्वेज के बेस पे हमारी स्टेट होनी चाहिए, जहाँ पे जो भाषा हम बोल रहे हैं वही बोली जाए सबके द्वारा। तो इस वजह से गवर्नमेंट पे और प्रेशर हो गया। दिसंबर 1953 में इन्होंने फिर एक नई कमीशन का फिर से गठन किया, 3 मेंबर कंडीशन, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो कहाँ थे हम, एक नई बात है, हाँ, फैजल अली पे। तो वहाँ पे क्या था ना कि जो ये आंध्र स्टेट बनने के बाद में गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन गया था, क्योंकि डिफरेंट रीजन से ये नई डिमांड्स आने लगी थी कि हमारी स्टेट भी लैंग्वेज के बेस पे बनाई जाए। तो दिसंबर 1953 के अंदर फिर एक नई कमीशन का गठन किया गया था, और जिसके मेंबर्स कौन थे, 3 मेंबर कमीशन थी ये। और इसके मेंबर्स ने फिर से इसको दोबारा से एग्जामिन किया कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। और इसके मेंबर कौन कौन से थे, फैजल अली थे जो इसके चेयरमैन थे, और जो बाकी 2 मेंबर रहे हैं वो थे KM पनीकर और HN कुंजरू। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट की सितंबर 1955 में, ठीक है, 2 साल के बाद में।
और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी कि वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, हर तरह के हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, वो सीन चलता रहेगा। इट्स व्यू वाज दैट यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन। तो इनका ये मानना था ना कि देखो अगर हम वन लैंग्वेज वन स्टेट कर देंगे तो जो इंडिया की यूनिटी है वो कहीं ना कहीं टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को एक साइड कर देंगे, दूसरी लैंग्वेज बोलने वालों को दूसरी साइड, तो फिर जो हमारा कल्चर था, ठीक है, जो कितना वास्ट कल्चर था और हर तरह के हम त्यौहार बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी और लोग एक दूसरे से उनके अंदर फिर से गैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि जो देश की जो यूनिटी है ना उस पर किसी भी तरह का कोई फ़र्क आए। तो इस वजह से वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली जो थ्योरी है ये इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। इन्होंने क्या है ना बोला कि इन 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर हमको स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है। पहला, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, कि भाई कंट्री की जो यूनिटी है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, है ना, उसकी सिक्योरिटी को बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टेट बना दी एक लैंग्वेज वाली और वो फिर दूसरों पे हावी होने लगी और अपना एक्सपेंड करने लगी, तो इस वजह से कहीं देश के अंदर दंगे फसाद ना स्टार्ट हो जाए। लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी बनी रहे, ठीक है, कि भाई डिफरेंट लैंग्वेज तो फिर भी बोली जाएंगी एक जगह पे, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाए। तो वो जो होमोजेनिटी है और जो कल्चरल होमोजेनिटी है वो बनी रहे। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडर किया जाए कि वहाँ का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, और उस स्टेट को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अच्छे से चले, है ना। ऐसा ना हो कि हम स्टेट बना दें और उसका साइज ज़्यादा बड़ा हो जाए और उसको हैंडल करने में बाद में इशू आए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन, कि भाई जो जितने भी लोग उस स्टेट के अंदर रह रहे हैं उनको अच्छे से क्या है ना उनके जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छे से प्रमोट किया जाए, है ना, उनकी लाइफस्टाइल्स को अच्छे से सुधारा जाए और हर तरह की सुख सुविधा वहाँ पे प्लान की जाए और उनको प्रोवाइड किया जाए। द कमीशन सजेस्टेड द अबोलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट। अब कमीशन ने क्या सजेस्ट किया ना कि जो 4-fold क्लासिफिकेशन है ना स्टेट्स और टेरिटरीज़ का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको है ना ख़त्म किया जाए और क्या क्रिएट किया जाए, 16 स्टेट को क्रिएट किया जाए उन्हीं में से, और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज़ बनाया जाए, मतलब 3 यूनियन टेरिटरीज़ का गठन हो। इनका मानना ये था। गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स तो जो भी रिकमेंडेशन थी वो तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसके अंदर काफ़ी चेंज किए गए। बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर की गई और उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्ट ए और पार्ट बी की जो स्टेट्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया और जो उनको मिला दिया गया, ठीक है, और सी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। सम ऑफ देम वर मर्ज विद एडजेसेंट स्टेट्स, कुछ को दूसरी स्टेट्स के साथ मर्ज कर दिया गया और कुछ को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। एज ए रिजल्ट लास्ट में 14 स्टेट बन के निकलती हैं और 6 यूनियन टेरिटरी बन जाती हैं। कब? 1 नवंबर 1956 को। अब ये जो 4-fold क्लासिफिकेशन है ना, ये हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये था 4-fold क्लासिफिकेशन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3 को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। इनको कईयों को आपस में मिला के एक नई स्टेट बना दी गई, तो जैसे कि 18 है टोटल, तो लास्ट में कितनी बची थी? 14 स्टेट बची थी, इनको ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे 6 यूनियन टेरिटरी नई बन गई थी। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 में, यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश, एक नई केरला स्टेट बनी, किस किस को मर्ज करके, त्रवणकोर और कोचीन स्टेट को मर्ज कर दिया गया, मालाबार डिस्ट्रिक्ट को मद्रास स्टेट और कसौरगोड ऑफ साउथ कैनरा, ठीक है, दक्षिण कन्नड़ को मर्ज करके किसको, केरला को बनाया गया, ठीक है। इट मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट विद आंध्र स्टेट टू क्रिएट आंध्र प्रदेश स्टेट। आंध्र प्रदेश स्टेट को ऐसे बनाया गया। फिर आगे फिर से मर्ज हुआ किसका, मध्य भारत स्टेट का, विंध्य प्रदेश स्टेट का, और फिर क्या है ना, भोपाल स्टेट का। इसको फिर क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश स्टेट।
ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही करके देखो जो और भी स्टेट्स हैं इनको भी ऐसे ही बनाया गया, तो एक बार अपना बुक से ज़रूर इसको पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप यहाँ से पढ़ रहे हैं और बुक को यूँ ही रख दें, तो ऐसा मत करना। यहाँ से पढ़ के एक बार प्लीज़ अपनी बुक से ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। तो फिर लास्ट में जो जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो 14 स्टेट्स थी वो ये बन के निकल के आती हैं, सॉरी एक शायद लास्ट में कट हो गया होगा, और जो 6 यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो यहाँ पे बन के आती हैं, टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन 1956। तो ये था चैप्टर 5, और इसी के साथ 5 चैप्टर हमारे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है सिटीजनशिप का, जो कि हम कल स्टार्ट कर देंगे। तो जब जितने भी अभी तक ये 5 चैप्टर हो चुके हैं तो प्लीज़ आप इनको रिवाइज़ कीजिएगा और बुक से ज़रूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं हो कि आप बुक्स को बिल्कुल साइड में रख दे रहे हैं, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ अपना एम लक्ष्मीकांत को परचेज़ कर लो। और अगर कोई भी कमी हो वीडियो के अंदर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।